हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी रीडिंग चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्या यही मोहब्बत है, जिसे लिखा है निशा शहकील जी ने। तो हम इसके आगे के चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर 7 हरिद्वार टू उदयपुर। दादी ने कहा, अरे तुम भूल गए क्या, तुम्हारे पापा के दोस्त बलराज रजावत के बेटे की शादी है। क्या तुम शादी में शामिल होने नहीं जाओगे? उनका बेटा तुम्हारा दोस्त भी तो लगता है ना। वो क्या है नाम है उसका? हाँ, दीप रजावत। तुम्हारे साथ एब्रॉड में भी तो पढ़ा है ना। वंश ने लापरवाही से कहा। हाँ, दीप का फ़ोन आया था मेरे पास। मैं भी जाऊंगा उसकी शादी में, वरना मेरा जीना हराम कर देगा वो। वंश जाने के लिए मान गया था। ये बात सुनकर ही दादी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। मुझे पता था वंश इस शादी में जाने से कभी मना नहीं करेगा। 8 दिन बाद उदयपुर जंक्शन। जानवी और उसका परिवार ट्रेन से बाहर आए। सुरेश जी ने संभाल कर सारा सामान बाहर निकाला। जानवी भी इसमें अपने पापा की मदद की। दादी ने सारे सामान को देखते हुए कहा, सुरेश, सारा सामान अच्छे से देख लिया है ना? कुछ छूट तो नहीं गया ना अंदर? सुरेश जी ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, सारा सामान आ गया है। फिर गंगा जी ने कहा, ये महेश भाई साहब ने तो कहा था कि अपना ड्राइवर भेज देंगे हमें लेने के लिए, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो सुरेश जी ने कहा, हाँ, ड्राइवर का फ़ोन आ गया था मेरे पास, वो बस आ ही रहा है। अभी सुरेश जी ये बात कह ही रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी जल्दी से दौड़ता हुआ उनके पास आया। उस आदमी ने ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उस आदमी ने जल्दी से सुरेश जी से कहा, क्या आप ही सुरेश जी हैं जो हरिद्वार से आए हैं? सुरेश जी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप महेश जी के ड्राइवर हैं? तो ड्राइवर ने कहा, मैं वही हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क की है। ड्राइवर ने जल्दी से सामान उठाया। कुछ सामान सुरेश जी ने भी उठा लिया, और छोटा मोटा जानवी और गंगा जी ने उठाया था। ड्राइवर जल्दी से उन्हें अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और डिक्की में सारा सामान लगाने लगा के बाद, चलिए आप गाड़ी में बैठिए, मालिक आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। यह हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। उस हवेली के बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन भी था। उस हवेली को देखकर जानवी की तो आंखों में चमक जैसे चमक ही आ गई थी। वो खुश होते हुए अपने पापा से बोली, पापा, ये हवेली कितनी सुंदर है। मैं तो यहाँ एक बार बहुत सारी सेल्फी लेकर अपनी सहेलियों को भेजूंगी कि हम इतनी बड़ी सी हवेली में गए थे। सुरेश जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जितनी फ़ोटो खींचनी है खींच लेना, इससे पहले थोड़ा चलकर आराम कर लो लेना, सफ़र काफ़ी लंबा था ना। कुछ ही देर में वो सभी गाड़ी से बाहर आए। तभी मेन एंट्रेंस पर महेश जी और उसके परिवार उनके स्वागत के लिए खड़े थे। महेश जी को देखते हुए सुरेश जी ने जल्दी से उन्हें गले लगा लिया। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश रहे थे। आखिर वो दोनों बचपन के दोस्त थे। वहीं जमुना जी और इमली जी दोनों भी किसी बिछड़ी हुई बहनों की तरह मिल रही थी। जमुना दादी की खुश होते हुए कहा, इमलिया, तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तो इमली दादी ने कहा, अरे काहे की परेशानी, वहाँ से तो सीधा में बैठो और सीधा उदयपुर, और बाहर निकलते ही तुम्हारा ड्राइवर मुझे लेने आ गया। तो परेशानी किस चीज़ की? अभी मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ, इतने से सफ़र में परेशान हो जाऊँगी। कहते हुए दादी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और हल्का सा कराते हुए कहा, बस थोड़ा सा बैठे बैठे ना कमर में दर्द हो गया है, चल अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। तो महेश जी ने कहा, हाँ हाँ, अंदर चलते हैं, आप लोग जलपान भी कीजिए, थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। सभी लोग अंदर चले गए। अंदर हवेली का हाल बहुत ही खूबसूरत था। उस हवेली को देखकर एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, और वहाँ का इंटीरियर भी पूरी तरह से राजस्थानी थीम पर था, यहाँ तक कि वहाँ के फर्नीचर भी। महेश जी की पत्नी मालती जी ने जब जानवी को देखा तो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे गंगा, हमारी जानवी कितनी बड़ी हो गई है, छोटी सी थी जब इसे देखा था, और अब देखो पूरी शादी के लायक हो चुकी है। जानवी जो समोसा खाने में व्यस्त थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, आंटी, ये शादी की बातें मेरे सामने मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दीदी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। फ़ोन पर तो बड़ा कह रही थी कि जानवी जल्दी से आओ, मुझे तुमसे मिलना है, और अब देखो मुझसे मिलने भी नहीं आई। तो मालती जी ने हंसते हुए कहा, अरे जानवी, वो तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर वो बाजार का थोड़ा सा काम
निकल आया ना तो बस वो मार्केट चली गई, बस अभी आती ही होगी। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की की आवाज़ उसके कानों में आई, जानू तुम आ गई। इसी के साथ सभी की नज़रें सामने खड़ी लड़की पर गई, जो अपने हाथों में कई सारे बैग्स पकड़े हुए चमकती आंखों से जानवी की तरफ देख रही थी। जानवी ने जल्दी से समोसा वाला प्लेट टेबल पर रखा और भागते हुए खड़ी हो गई, खड़ी लड़की के गले लग गई। सामने खड़ी लड़की अनीका थी, महेश जी की बेटी, जिसकी शादी के लिए सुरेश जी और उनका पूरा परिवार उदयपुर आया हुआ था। जानवी ने खुश होते हुए कहा, अनीका दीदी, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ और अब मैं सब खुद पसंद करके लेकर आई हूँ। तो अनीका ने भी कहा, और मैंने भी तुम्हारे लिए एक बहुत सारा गिफ्ट खरीदा है, चलो हम रूम में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अनीका दीदी के साथ जा रही हूँ। तो दादी ने कहा, माँ से तो ऐसे कह रही है जैसे तेरी माँ रोकेगी और तू रुक जाएगी, चलो अब जाओ, थोड़ा आराम भी कर लेना। जानवी अनीका के साथ उसके रूम में चली गई। कुछ देर बाद अनीका अपने रूम में जानवी को अपना लहंगा और बाकी सारी चीज़ें भी दिखा रही थी। जानवी भी बड़ा एक्साइटमेंट के साथ उन सभी चीज़ों को देख रही थी। तभी जानवी ने कहा, अनीका दीदी, जीजा जी कब आने वाले हों और वो लोग यहीं रुकेंगे ना। अनीका ने जानवी के पास बैठते हुए कहा, हाँ जानू, वो जो हमारे पास वाली हवेली है ना, उनके रहने का इंतज़ाम वहीं किया गया है। वो क्या है ना, हमारी सारी रस्में एक साथ होगी, इस वजह से वो लोग कल ही आने वाले हैं। फिर तुम जाकर अपने जीजा जी से भी मिल लेना। जानवी ने अनीका के गले में बाहें डालते हुए कहा, पहले मुझे जीजू की फ़ोटो तो दिखाइए। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं यहाँ आऊँगी तब आप मुझे उनकी फ़ोटोज़ दिखाएंगी। अनीका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए यही तरीका मुझे सही लगा था, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब तुम यहाँ आने से मना कर दो। कहते हुए अनीका ने फ़ोन उठाया और उसने अपने होने वाले पति की फ़ोटोज़ निकालकर फ़ोन की स्क्रीन जानवी के सामने कर दी। जानवी ने फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा और फिर अनीका की तरफ देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा अनीका दीदी, जीजू तो एकदम हीरो टाइप की है, जोड़ी एकदम झक्कास है दोनों की। अनीका ने हंसते हुए कहा, बस जल्दी से अब तेरा भी कोई जोड़ीदार मिल जाए जानवी ने फ़ोन वापस अनीका को पकड़ाकर और बेड पर चढ़ते हुए बोली, ये बात तो सोचना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैंने तो गंगा मैया के सामने भी अर्जी डाल दी है कि वो मेरी दादी को ये बात समझा दे कि जानवी की शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दे। अनीका ने सारा सामान साइड में किया और जानवी के बगल में ही लेटते हुए कहा, पर शादी तो कभी ना कभी करनी होती है ना जानू, और तुम्हें पता है जोड़ियां भगवान बनाकर भेजता है। जैसे मेरा जोड़ीदार पहले से ही भगवान ने बना रखा था, वैसे ही तुम्हारा भी कोई जोड़ीदार भगवान ने बना के रखा है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो भगवान तो तुम्हारी शादी करवा कर ही रहेंगे। जानवी उठकर आलती पालती मार कर बैठ गई और बोली, अच्छा वो सब बातें छोड़िए। अच्छा अनीका दीदी, मेरी जीजू से बात करवाइए ना। तो अनीका ने कहा, अरे यार, फ़ोन उठा लो और खुद ही बात कर लो ना। कहकर अनीका बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बोली, मैं तो फ्रेश होकर थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। जानवी ने फ़ोन उठाकर अनीका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले अपना फ़ोन अनलॉक तो करके दिख जाइए। अनीका ने अपना फ़ोन अनलॉक करके जानवी की तरफ बढ़ा दिया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, मेरी बुराइयां मत करना मेरे होने वाले पति से, अगर मुझे पता चला ना कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। कहकर अनीका वॉशरूम में घुस गई। वहीं जानवी ने अनीका के फ़ोन में दीप का नंबर ढूंढकर उसे डायल किया और अपने कान पर लगा लिया। मुंबई, सिंघानिया एम्पायर। वंश और दीप इस वक्त वंश के कैबिन में बैठे हुए किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दरअसल दीप की कंपनी वंश के साथ कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिस सिलसिले में दीप वंश की कंपनी आया हुआ था। उसके बाद दीप ने अपनी फाइल बंद की और खड़े हुए थे कहा, ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। फिलहाल तुम्हें पता है ना कि कल सुबह मुझे जल्दी अपनी फैमिली के साथ उदयपुर के लिए निकलना है। वंश ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहा, फिलहाल तुम अब काम से ज़्यादा अपनी शादी पर फोकस करो, कुछ दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में। इसलिए इस पर दीप ने खुश होते हुए कहा, मतलब मेरा काम भी अब तुम संभाल लोगे ना, है ना, फिर मैं फ्री माइंड होकर अपनी शादी इंजॉय कर सकता हूँ। दीप की बात सुनकर वंश ने अपने पास रखा हुआ पेन उठाया और दीप को मारते हुए कहा, साले, तेरी शादी में मैं भी शामिल होने वाला हूँ, तुम क्या बिना मेरी शादी कर लोगे। दीप ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रहा हूँ,
वैसे भी तुम कब तक आने वाले हो? वंश ने कहा, 2 दिन बाद। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहकर दीप दरवाजे की तरफ बढ़ गया और डोर ओपन कर कैबिन से बाहर चला गया। वंश अपना लैपटॉप ओपन कर अभी अपना वर्क करने ही वाला था कि तभी टेबल पर रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ सुनकर वंश ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर कहा, अरे ये तो दीप का फ़ोन है, वो यहीं भूल गया। शादी की खुशी में पागल हो गया है ये तो। वंश ने फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर को देखा तो उसमें अनिका का नाम शो हो रहा था। वंश ने स्माइल करते हुए कहा, ओहो, तो मतलब अनिका भाभी कॉल कर रही है। चलो इसी बहाने मैं भी अपनी भाभी से बात कर लूँ, कहकर वंश ने फ़ोन पिक किया और कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। वंश इससे आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी सामने से एक अनजान लड़की की आवाज़ उसके कानों में आई, हेलो जीजू, कैसे हो? वंश ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ फ़ोन को देखा और वापस कान पर लगाते हुए कहा, कौन सा जीजू? मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है तो मैं जीजू कहाँ से बन गया? तो सामने से जानवी जो वंश को अपना जीजा जी समझ रही कर बात कर रही थी, उसने कन्फ्यूजन से कहा, आप दीप जीजू बोल रहे हैं ना? वंश ने मन ही मन कहा, अनिका भाभी की तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन सी नई शाली अचानक पैदा हो गई? वंश ने जानवी से कहा, तुम कौन बोल रही हो वैसे? तो जानवी ने सामने से कहा, मैं आपको क्यों बताऊं, चुपचाप मेरी दीप जीजू से बात करवाओ, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, मैं दीप का दोस्त बोल रहा हूँ, वो अपना फ़ोन यहाँ भूल गया है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रही हो? तो जानवी ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं भी अनिका दीदी की दोस्त बोल रही हूँ, और आपको शर्म नहीं आती किसी और को का फ़ोन पिक करते हुए? भले ही वो आपके दोस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनका फ़ोन पिक कर लोगे। जानवी की ये बातें सुनकर वंश ने इरिटेट होते हुए कहा, ओह हेलो, तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया है। अगर तुम्हें यही बकवास बातें करनी है तो फ़ोन रख दो, और जब दीप फ़ोन वापस लेने आएगा तब मैं उसे बता दूंगा कि उसकी कोई सरफिरी साली ने उससे बात करने के लिए कॉल किया था, कहकर वंश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करके टेबल पर रख दिया और वापस अपने चेयर पर सिर टिकाते हुए कहा, अजीब पागल लड़की है, मुझे सुनाने चली थी, कहकर उसने अपना सिर झटका और वापस अपने काम करने लगा।